परिचय। क्या तुम जानती हो कि भारत की भूमि सतह 43% मैदानों, 28% पहाड़ों तथा 30% से कम पर्वतों तथा पहाड़ों से घिरी हुई है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तथा कुल भूमि का केवल 62% भाग ही प्रयोग में लाया जाता है। स्थलमंडल जीवन को सहारा प्रदान करने वाला मुख्य तंत्र है तथा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। मृदा एक मुख्य प्राकृतिक संपदा है जो कि जीवित रहने तथा विकास के लिए आवश्यक है। भूमि का लगभग 4/5 भाग मृदा से ढका हुआ है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: मृदा में खनिज की प्रचुरता को पहचानना, मृदा के प्रकारों को समझना, मृदा प्रदूषण को पहचानना, जैव रासायनिक चक्रण को समझना, जलीय चक्र का अध्ययन करना, नाइट्रोजन चक्र को समझना, कार्बन चक्र का अध्ययन करना, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना, ऑक्सीजन चक्र का अध्ययन करना, ओजोन परत की महत्ता को समझना। मृदा में खनिज की प्रचुरता। एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहा जाता है और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समयांतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है। वे कारक या प्रक्रियाएं जिनसे मृदा बनती है निम्न हैं। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा। दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्रायः अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। वायु। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। मृदा के प्रकार तथा भूमि प्रदूषण। मृदा एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा
और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है, क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी है। किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ह्यूमस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई क्या है। इस प्रकार मृदा की ऊपरी परत में, जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं, उसे ऊपरी मृदा कहा जाता है। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है। आधुनिक खेती में कीटनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्मजीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर सकते हैं। अगर संपोषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि हो जाती है, क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होती है। इस प्रक्रिया को मृदा यानी भूमि का अपरदन कहते हैं। पौधों की जड़ें मृदा यानी भूमि के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पतियां जल को गहरी परतों के अंदर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैव रासायनिक चक्रण। जैव रासायनिक चक्रण ऐसे चक्रीय मार्ग हैं जिनके द्वारा रासायनिक तत्व यानी घटक पर्यावरण से जीवों में आते हैं तथा पुनः जीवों से पर्यावरण में वापस आ जाते हैं। जैव रासायनिक चक्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन तत्वों के संदर्भ में पृथ्वी तथा उसका पर्यावरण बंद तंत्र कहलाता है तथा इन तत्वों का पृथ्वी से बाहर कोई भी बहाव नहीं होता तथा उनकी मात्राएं सीमित होती हैं। जैव रासायनिक चक्रण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, गैसीय चक्रण और अवसाद चक्रण। जलीय चक्र। हम जानते हैं कि जलीय भागों से जल के वाष्पीकरण और फिर उस जल वाष्प के संघनित होने के कारण वर्षा होती है, लेकिन इस लगातार संघनन प्रक्रिया के बाद भी हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए कभी नहीं देखा है। इसलिए हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार यह जल इन जलीय भागों में वापस आ जाता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पूरी प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जल जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, इसे ही जलीय चक्र कहते हैं। ये सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में वापस नहीं चला जाता है। इनमें से कुछ मृदा द्वारा सोख लिया जाता है तथा भूजल का कुछ हिस्सा बन जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है या हम कूपों और नलकूपों के माध्यम से इसे अपने प्रयोग के लिए सतह पर लाते हैं।
पानी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए स्थलीय जानवरों और पौधों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, और आप जानते ही हैं कि पानी पदार्थों की एक बड़ी संख्या को घोलने में सक्षम होता है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस बनाती है तथा यह गैस जीवन के लिए आवश्यक अनेक अणुओं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए तथा कुछ विटामिनों का भाग है। नाइट्रोजन एल्केलाइड तथा यूरिया में भी पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी जीव रूपों के लिए एक आवश्यक पोषक है। यद्यपि कुछ प्रकार के जीवाणु यानी बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये जीवाणु या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना यानी मूल ग्रंथिका में पाए जाते हैं। इन जीवाणु के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। यह ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं तथा इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में होता है। ये प्रोटीन और अन्य जटिल यौगिक जंतुओं द्वारा खपत की जाती है। जब जंतु या पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य जीवाणु विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में बदल जाता है। फिर यह साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है। कार्बन चक्र। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पर आधारित होते हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिनमें कि क्लोरोफिल होता है, इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। ये ग्लूकोज अणु या तो अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं अथवा अन्य जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है।
श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन की क्रिया, जहां ईंधन का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, यातायात और उद्योगों में होता है, उसके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलाना शुरू किया है, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दुगनी हो गई है। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ग्रह की सतह से ताप विकिरण वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है और फिर सभी दिशाओं में विकीर्ण हो जाती है। उसके बाद विकिरण का कुछ भाग पुनः सतह की ओर वापस आ जाता है। ऊर्जा सतह और निचले वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाती है। यदि सौर विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष गर्मी केवल ऊष्मीय प्रक्रिया थी, तो परिणाम स्वरूप वहां तापमान अधिकतम होगा। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। यह कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा तूफान, चक्रवात और बाढ़ की संभावना को बढ़ावा देती है। तापमान और आर्द्रता में वृद्धि के कारण रोग में वृद्धि हो सकती है। ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन की मात्रा मूल रूप में वायुमंडल में लगभग 21% है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। यह जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा अथवा लिपिड का भी एक आवश्यक घटक है। ऑक्सीजन चक्र वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है, जिनके नाम हैं श्वसन, दहन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। केवल एक प्रमुख प्रक्रिया द्वारा ही ऑक्सीजन पुनः वातावरण में लाई जाती है। वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। ओजोन परत। ऑक्सीजन सामान्यतः एक द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। इसका सूत्र O3 होता है तथा इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नजदीक स्थिर नहीं रह पाता है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार ये उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, जो कि कई जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। हाल ही में ये पता चला है कि ओजोन परत का ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC वायुमंडल में स्थित अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। CFC यानी क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक हैं। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं, वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आई और हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण
पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास आवश्यक हैं। अतः लोगों को ओजोन परत के भविष्य में होने वाले क्षय को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्या आप जानते हैं, पिछले कुछ दशकों से प्रत्येक वर्ष दक्षिणी हेमिस्फीयर शीत के दौरान क्लोरीन तथा ब्रोमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं से दक्षिणी ध्रुवीय भाग में ओजोन परत का क्षय काफी तेजी से हो रहा है। इस क्षय वाले भाग को ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन छिद्र का आकार नक्शे के कुल ओजोन कॉलम को मापकर किया जाता है। पृथ्वी के क्षेत्र से यह गणना की गई है कि यह 220 डॉप्सन इकाइयों के एक निरंतर मान के साथ एक रेखा द्वारा घिरा है। ऐतिहासिक परीक्षणों में 1979 से पूर्व अंटार्कटिका के ऊपर जब ओजोन का मान 220 डॉप्सन इकाइयों से कम पाया गया, तब से 220 डॉप्सन इकाइयों का मान निर्धारित किया गया। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर प्रत्यक्ष मापन से 220 डॉप्सन इकाइयों से कम एक ओजोन स्तर कॉलम क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों द्वारा ओजोन हानि का एक परिणाम है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चक्रीय रूपों से पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस कारण जैवमंडल के विभिन्न घटकों में एक निश्चित संतुलन स्थापित होता है। वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को हानि पहुंचाता है। हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उन्हें संपोषणीय रूपों में उपयोग करने की आवश्यकता है।